एक रोज रुद्राज के पापा भानु ठाकुर घर आने के लिए कचहरी से निकले तो रास्ते में ही उनकी गाड़ी को एक लाल रंग की थार ने रोक लिया। रुद्राज के पापा ने अपने बचाव में झटके से ब्रेक लगाई तो गाड़ी भी उतने ही झटके से रुकी। उनका सिर डैशबोर्ड से टकराकर बुरी तरह घूम गया, माथे पर नीला पड़ गया, घूमर निकल आया था। उन्होंने सामने देखा तो तिरछी खड़ी गाड़ी में बैठे कुछ आदमी उनकी तरफ देख रहे थे। उन्हें लताड़ लगाने के इरादे से वो गुस्से में गाड़ी से उतरे और गाड़ी के पास जा पहुंचे। थार में से जंगी निकलकर बाहर आया और रुद्राज के पापा के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्राज के पापा उसे गुस्से से देखते हुए बोले, ए मिस्टर, ये क्या ना समझी है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? भानु ठाकुर ने जंगी को डांट लगाई। वही तो हम चाहते थे वकील साहब कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और हम मर जाएं और आपका बेटा आपके प्यार में शोकाकुल होकर हमसे उलझे और फिर हम उसे भी आपके पास पहुंचा दें। जंगी ने कमर पर हाथ रखते हुए रुद्राज के पापा की आंखों में देखते हुए धमकी दी तो वो हैरानी और आवेश से बोले, क्या बकवास है ये सब? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? बिना डरे ही रुद्राज के पापा ने जंगी से पूछा। अरे हमें नहीं जानते, जरा कोई बताओ इन्हें कि ये जंगी के सामने खड़े हैं। कुटिलता से मुस्कुराते हुए जंगी ने अपने आदमियों को देखा। ओह सी, तो ये कहो ना कि एक गुंडे हो तुम? रुद्राज के पापा ने जंगी को प्रत्युत्तर दिया तो वो उत्तेजित होकर बोला, ए वकील सुन, सीधे काम की बात करता हूँ। अपने लड़के को समझा दे कि वो शोकी के मामले से दूर रहे, नहीं तो उसकी चिंता को अग्नि देगा, समझा? और अगर मैं तुम्हारे मुताबिक कुछ न करूं तो? रुद्राज के पापा ने तेवर दिखाते हुए कहा। नहीं कहा तो? तू तेवर दिखाने लायक नहीं रहेगा तो अगली बार तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और क्या पता अगली बार इस गाड़ी में तेरी जगह तेरी बीवी बेटी या नातिन हो। तो जरा दिमाग पर जोर दे और सोच ले वकील, तुझे मेरी बात मानकर अपना परिवार बचाना है या अपने लड़के के पक्ष में रहकर परिवार खोना चाहता है? क्योंकि बार बार शोकी किसी को धमकाता नहीं, सीधे कांड करता है। जंगी की बात सुनकर रुद्राज के पापा का दिल दहल गया, पर वह बाहर से एकदम शांत बने रहे। जंगी उन्हें धमकाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। रुद्राज के पापा जहाँ खड़े थे वहीं परेशान से खड़े कुछ देर सोचते रहे, क्या करूं मैं? रुदी को मना करूं या नहीं? अगर सच में इन्होंने मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कैसे अपने रुदी को रोकूं इन सब के खिलाफ जाने से? कैसे उसके फर्ज के रास्ते से रोड़ा बन जाऊं? क्या सोचेगा वो कि मैंने ही उसे सच्चाई और फर्ज के रास्ते पर चलना सिखाया और अब मैं ही उसे किसी टुच्चे के डर से रोक रहा हूँ? क्या मुझे उस पर भरोसा नहीं है? क्या वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता? नहीं, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। उसे ठेस लगेगी, पर मैं कोई कोताही भी तो नहीं बरत सकता। अगर किसी को कुछ हो गया तो रूदी भी इसका जिम्मेदार मुझे ही तो समझेगा। नहीं, मुझे सही अवसर देख उससे बात करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। कई दिनों की छुट्टियों के बाद बुलबुल के कॉलेज शुरू हो चुके थे। हमेशा की तरह वो आज भी कॉलेज गई थी, पर सेशन नया था, ग्रेजुएशन का आखिरी साल। तन्नी सुनो, हमें क्या लगता है ना कि तुमको भी अब अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। बुलबुल ने स्कूटी चलाते हुए पीछे बैठी तनुड़ी से कहा। वो सामने से के मिरर से बुलबुल का चेहरा देख रही थी। बोली, हम काहे कोई पार्टनर ढूंढ लें अपने लिए? बुलबुल ने पल भर के लिए पीछे सिर मोड़कर फिर सामने देखते हुए तरुणी से कहा, नहीं, वो क्या है ना, अब हम तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक तो रहेंगे नहीं, बस यही सोचकर बोल रहे थे। हमको बड़ी चिंता रहती है न तुम्हारी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगी हमारे साथ, मतलब एसपी साहब मान गए हैं क्या? विवाह करने वाली हो उनसे? तरुणी ने बुलबुल की चुटकी ली। बुलबुल ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, नहीं, उनका तो नहीं पता,
पर वो माने तो क्या, हम विवाह नहीं करेंगे, फिर देखते रह जाएंगे। थानेदार साहब, देख लेना, मिन्नतें करेंगे बुलबुल की। हाँ, तुम सही हो, हमारे लिए तो हमारी अम्मा ही चुनेंगी, नहीं तो हम लग्न ही नहीं करेंगे। तरुणी ने मुंह लटका कर कहा। हाँ, वैसे भी तुम जैसी बंदरिया को अपने आप से तो कोई मिलने वाला नहीं। बुलबुल हंसी और तरुणी का लटका हुआ मुंह देखकर उसे चिढ़ाया। अच्छा, तो हम तुमको बंदरिया लगते हैं? तुमने तो कहीं अधिक ब्यूटीफुल हैं। हम चाहे तो लड़कों की लाइन लग जाए। आई बड़ी हमें बंदरिया कहने वाली। बुलबुल की बात पर तरुणी तमतमा गई। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो? हमें पता है हमारी तन्नी हमसे ज़्यादा सुंदर है। हम तो बस तुम्हें जरा सा छेड़ रहे थे, तुम तो बुरा मान गई। आओ अब, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें। बुलबुल ने तरुणी के उसके घर के बाहर ड्रॉप किया। तरुणी उसे बाय बोलकर जाने लगी तो बुलबुल ने उसे रोका। सुन तन्नी, उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी तो बुलबुल ने स्कूटी स्टार्ट की और तरुणी को देखते हुए बोली, वैसे हम सच बोल रहे थे, तुम बंदरिया ही हो। कहकर स्कूटी तेजी से चलाकर निकल गई। पीछे तरुणी खींच कर खड़ी रह गई। हम तुमको कल बताएंगे, बुलबुल की बच्ची, तरुणी ने जोर से चिल्लाकर कहा। तो बुलबुल ने उसे जाते हुए बिना पीछे मुड़े अंगूठा दिखाया। कॉलेज खुलने के बाद भी बुलबुल ने सीवी को पढ़ाना नहीं छोड़ा। वो बिना नाक के उसे पढ़ाने आया करती और डिम्पल को सलाह देती, दी अब आए हमारी सीवी को स्कूल डाल दो, अब बहुत कुछ सीख गई है वो। उसके जवाब में डिम्पल उसे छेड़ती, अगर मैंने इसे स्कूल डाल दिया फिर तो तुम्हारे यहाँ आने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर तो तुम रूदी को भूल ही जाओगी, न तुम यहाँ आओगी, न तुम्हें रूदी से बात करने का कोई अवसर मिलेगा, न रूदी तुम्हें मिलेगा, न मुझे भाभी मिलेंगी। आखिर यही एक बहाना तो था जिसकी वजह से वो रुद्राज को देख सकती थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए दी, हम इसलिए तो आते हैं ताकि उन्हें पटा सकें और सीवी को पढ़ा सके। बुलबुल जल्दी से बोल गई तो डिम्पल ने उसे आंखें बड़ी करके देखा। अच्छा जी, तो ये बात है, बिना हमारी मदद के किसी को पटाया जा रहा है। डिम्पल ने बुलबुल के कान खींचे। ओह दी, इट्स हर्टिंग। बुलबुल ने अपने कान को पकड़ा और बोली, वो हमारे सामने आते ही कब हैं जो उन्हें पटा सकें? हमेशा ही लापता रहते हैं। बुलबुल अनुराधा जी और डिम्पल के काफ़ी करीब आ चुकी थी। कभी कभी तरुणी को लेकर उनके साथ घूमने और शॉपिंग पर भी चली जाया करती थी। ठाकुर साहब से एक आध बार उसकी भेंट हो चुकी थी, पर रुद्राज के साथ उसका रिश्ता अभी भी वैसा ही था। जहां बुलबुल रुद्राज को देखने और पास आने के मौके ढूंढती, वहीं रुद्राज उसके सामने आने से भी बचता, पर उसकी नज़रें हमेशा बुलबुल पर ही होती। उसके बारे में सब जानकारी थी उसे कि वो कब क्या करती है। आखिर विक्रम और उसके सीक्रेट एजेंसी उसे फॉलो कर रहे थे। इस दौरान रुद्राज की टीम ने सोकी के एक बड़े गिरोह को शराब की तस्करी करते हुए आधी रात को रंगे हाथ पकड़कर लॉकअप में डाल दिया। 2 दिन रिमांड के बाद भी उनमें से किसी ने सोकी का नाम तक न लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें तस्करी के जुर्म में 5 लाख के जुर्माने का साथ 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। वह जमानत रद्द कर दी गई। तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली गई। जहां रुद्राज धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, वहीं सोकी का दिवाला निकल गया था। बावजूद इसके वो हार मानने को तैयार ना था। वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था। ऐसे में वो रुद्राज को पा जाता तो शायद उसे कत्ल ही कर देता, पर अफसोस उसके बस में कुछ नहीं था। वो सिवाय कुछ करने के बस चुपचाप देख सकता था। उसका एक गलत कदम उसे हवालात के सैर करवाने के लिए काफ़ी था। जंगी को उसने अपने काम पर लगा दिया था। जंगी आखिर वो नहीं माना ना, वो समझता है मेरे गिरोह को पकड़कर उसने मुझे पिंजरे में डाल दिया है, पर उसे ये नहीं पता कि शेर को पिंजरे में कसने पर वो और भी खूंखार हो जाता है। जान लेने पर ही उसे शांति मिलती है।
अब मैं लुक छिप कर नहीं, सामने से टक्कर दूंगा, उठा ले उसकी महबूबा को। रुद्राज भी यही चाहता था कि शोकी खुद उसके सामने आए, इसलिए उसने उसके गिरोह को पकड़कर जेल में भिजवाया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपना नुकसान होता देख वो बिल से बाहर जरूर निकलेगा। शुभम कई दिनों के बाद लखनऊ से वापस आया तो दोपहर के समय बुलबुल से मिलने चला आया। अभी बुलबुल कॉलेज से घर आई ही थी। शुभम को देखते ही बोली, भूले बिसरे गीतों की तरह आ ही गए आप। लगता है जब से गए हो अब मुहूर्त निकलवाया है हमसे मिलने का। चुप कर पगली, कोई ऐसे बात करता है बड़े भाई से। बुलबुल की माँ ने उसे टोका, पर शुभम हंसा और उसे इधर उधर से चक्कर काटते देख बोला, नहीं रे मेढकी, ऐसी बात नहीं है। काम के चक्कर में नहीं आ पाता था मिलने। बुलबुल को चिढ़ाते हुए उसने बुआ जी को एक आंख दबाकर इशारा किया। बुलबुल 2 कदम उल्टे पांव चलते हुए उसके पास आई और बोली, हमने कितनी बार बोला है आपको, मेढकी मत बोला करिए आप, नहीं तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम दे देंगे, समझे। बुलबुल ने मुंह बनाते हुए अपने दोनों हाथ आपस में बांध लिए। देख रहे हो शुभम बेटा, जब इसे गस खाकर गिरी है, लगता है दिमाग सेट नहीं बैठा है, आगे पीछे नहीं देखती, कुछ भी बोलने लगती है। और ये गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। आइए, बुलबुल की बुआ ने चश्मे से झांकते हुए बुलबुल और शुभम दोनों को बारी बारी से देखा। शुभम मुस्कुराया, छोड़िए ना बुआ जी, ये राम कहानी इस मेढक की तरह, इसकी बातें भी बिना सिर पैर की होती हैं। कहो अब मेढकी की तरह यहाँ से वहाँ उछलती कूदती फिरेगी तो मेढकी की ही बोलेंगे न इसे। फिर कहती है ऐसे मत बोलो, घर में कोई आया है तो उसके पास बैठकर बात नहीं करना चाहिए क्या। हाँ, बुलबुल ने उसे घूर कर देखा तो बोला, अच्छा ठीक है, बुरा क्यों मानती हो, आगे से हम तुमको बुलबुल नहीं मेढकी कहेंगे, हमारा मतलब मेढकी नहीं बुलबुल कहेंगे। अब ठीक है, चल जाओ, बैठो हमारे पास। बुलबुल मुस्कुराकर उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के पास सिर खपाई करते रहे। बुलबुल ने ब्राइट स्टेज में देखा और शुभम से बोली, आपसे एक मिन्नत वाली बात करनी है भैया, मना मत कीजिएगा प्लीज। बुलबुल ने शुभम से विनती की, बात तो बताओ पहले, तभी ना कुछ बोलेंगे हम। शुभम ने कहा तो वो बोली, भैया आज हमें अपनी गाड़ी में ठाकुर मेंशन तक ड्रॉप कर देंगे। हम आज तक बहुत बार स्कूटी चला कर गए हैं, पर आज स्कूटी चलाने का मन नहीं है। बोलो ले चलोगे। हाँ ले चलेंगे, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। शुभम ने कुछ सोचते हुए कहा तो बुलबुल ने उसके सामने आते हुए मुस्कुराकर उसकी वलैया ली। हाय भाई हो तो ऐसा, अगर इसकी नौटंकी खत्म हो तो ही कोई ले जाए इसे। बुलबुल की माँ ने उसकी हरकत पर उसे चपत लगाई। ठीक है, फिर हम चेंज करके आते हैं। बुलबुल चुटकी बजाते हुए गई और बिना देरी के चेंज करके आ गई। कुछ ही देर में दोनों ठाकुर मेंशन के बाहर थे। बुलबुल गाड़ी से उतरते हुए बोली, चलिए भैया आपको सबसे मिलवाते हैं, इसी बहाने उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारा भी एक भाई है। शुभम ने इनकार किया, नहीं फिर कभी। पर बुलबुल कब मानने वाली थी, उसे जबरदस्ती खींचकर दरवाजे तक ले गई और घंटी बजा दी। शुभम जाने को हुआ, तुम समझती नहीं हो बुलबुल, वो हमें जानते नहीं, ऐसे किसी के घर जाना अच्छी बात है क्या। लेकिन बुलबुल ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया। रुके रहिए आराम से, इस घर में भी हमारी तरह इंसान ही रहते हैं, शेर नहीं जो आपको खा जाएंगे। तब तक दरवाज़ा खुल गया। दोनों बहस छोड़कर सीधे खड़े हो गए। दरवाज़ा डिम्पल ने खोला था। उसने बुलबुल को शुभम का हाथ पकड़े देखा तो अपनी नज़रें हटा ली। शुभम ने तुरंत उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने के लिए मुड़ा, पर बुलबुल ने उसे फिर से पकड़कर जाने से रोका। दी ये हमारे शुभम भैया हैं, बुलबुल ने कहा तो डिम्पल ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, पर बोली कुछ नहीं और दोनों को हाथ से इशारे से अंदर आने के लिए बोली। शुभम की नज़रें डिम्पल पर थी, पर डिम्पल उससे नज़रें फेर रही थी। उसे पता था कि वो उसे ही देख रहा है।
अनुराधा जी शिवी के साथ आई और शुभम की ओर देखा। डिम्पल, बिठाया नहीं तुमने इन्हें? अनुराधा जी बोली तो शुभम उनके पांव छूकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। नहीं आंटी, हम बस जा ही रहे थे। डिम्पल उन्हें बैठने को बोल खुद वहाँ से चली गई। शुभम को उसका वहाँ से जाना अच्छा नहीं लगा। बुलबुल भी सोच में पड़ गई। ये दी को क्या हुआ? दरवाज़ा खोलते ही इनके मुंह पर ताला लग गया, वरना रोज ये हमारी खिंचाई किए बिना हमें अंदर नहीं जाने देती थी, पर आज ऐसे व्यवहार किया जैसे हमें जानती ही ना हो। फिर ये तो किसी गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। और शुभम भैया भी ऐसे परेशान है जैसे हम इन्हें ज़बरदस्ती लड़की दिखाने ले गए हैं। बताओ भला। अनुराधा जी ने परिस्थिति को भाप उनका रुख बदल दिया। अच्छा हुआ बुलबुल तुम आ गई। वो क्या है ना, आज हमारी शिवी का पढ़ने का मन नहीं है, तुम्हारे साथ वो शॉपिंग पर जाना चाहती है। बुलबुल ने शिवी को देखा। ओए, आज थोड़ा सा पढ़ लो आप, क्योंकि कल तो आप पढ़ाई करोगी ही नहीं। कल तो आप अपना बर्थडे एंजॉय करोगी, है ना? शिवी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। बुलबुल, तुम्हें याद था कि कल शिवी का जन्मदिन है? बुलबुल अनुराधा जी के सवाल पर मुस्कुराई। जी आंटी, बिल्कुल याद था, इसलिए अब हम अपनी शिवी के साथ शॉपिंग पर जाएंगे। 2 दिन तक नो पढ़ाई। शिवी बुलबुल की बात सुन खुश हो गई। वे अनुराधा जी ने शुभम को देखा तो जो चुपचाप बैठा था। शुभम, अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप इन्हें ले जाएंगे मार्केट? वो क्या है ना, शिवी के नाना जी रात को आएंगे और रूदी को आने में अभी समय है। तब तक तो आप लोग वापस भी आ जाओगे और बुलबुल को भी घर साथ ही लेते जाना। बुलबुल और शिवम ने एक दूसरे को देखा। हाँ जी आंटी, वैसे भी भैया फ्री है ना भैया? बुलबुल ने शुभम को देखा तो उसे उसके साथ जाने के लिए हामी भरनी पड़ी। अजीब है, एक तो बिन बुलाया मेहमान, उस पर इतनी खातिरदारी। पहले अपनी लाडली से तो पूछ लीजिए कि वो हमें बर्दाश्त कर भी लेगी या नहीं। शुभम ने डिम्पल को वापस आते देखा तो मन में ही बोला। अनुराधा जी ने डिम्पल को देखकर शुभम के साथ जाने को कहा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसने कैब बुक कर ली है। शुभम उठकर जाने लगा तो बुलबुल ने टोका। भैया आप गाड़ी निकालिए, हम आते हैं। बुलबुल की बात सुन शुभम बाहर चला गया। दी, शुभम भैया की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? भैया को हम अच्छे से जानते हैं, गाड़ी अच्छे से चलाते हैं और उनके साथ सेफ भी रहेंगे। बुलबुल ने कहा तो डिम्पल ने जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है बुलबुल, बस अच्छा नहीं लगता हमें किसी का कीमती समय बर्बाद करना, उन्हें अपने पर्सनल काम के लिए यूज करना। उन्हें भी तो इस बीच कई काम हो सकते हैं, खामखा उनका टाइम वेस्ट होगा। आप ज़्यादा मत सोचिए, चलिए हमारे साथ। बुलबुल ने शिवी को गोद में उठाया और डिम्पल को खींचकर गाड़ी में बिठाया। शुभम ने उसे बैक मिरर से देखा। इतनी अकड़ है तो क्यों आई? जाइए अपनी कैब से। अनुराधा जी उन्हें जाते ही देखती रही। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर फिर से बसा लो। कब तक अकेली रहोगी? फिर शिवी भी कब तक बिना बाप के रहेगी? कभी न कभी उसे भी तो अपने पापा के साथ की इच्छा होगी। वो इसके बारे में पूछेगी, तब क्या जवाब दोगी उसे? इसलिए तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए डिम्पल। खरीदारी के वक्त भी बस एक बुलबुल ही थी जो शिवी के साथ मस्ती कर रही थी। डिम्पल और शुभम तो नदी के 2 किनारों के से पास होते हुए भी दूर थे। शाम के वक्त तीनों शिवी के गिफ्ट लेकर वापस घर आए। इस बीच डिम्पल पूरा समय शुभम से बचती रही। डिम्पल ने शिवी को उतारा और बुलबुल गाड़ी की डिग्गी से सामान निकालकर उसे पकड़ाने लगी। उसने जाते हुए शिवी के गालों को चूम लिया। रुद्राज अपनी बालकनी में खड़ा बुलबुल को देख रहा था, मगर जब उसने गाड़ी में बैठे शुभम को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह गुस्से ने लाली ले ली। वो वहाँ से हटकर अंदर चला गया। ये इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? किसकी इजाज़त से ये इन्हें अपने साथ ले गया? बुलबुल और शुभम अपने घर की ओर चल दिए। शुभम को एक बात
अखर रही थी कि शिवी के पापा क्यों नहीं गए उनके साथ। बुलबुल, मुझे एक बात बताओ, ये शिवी के पापा कहाँ हैं? इन्हें तो इस वक्त अपनी बेबी और बच्चे के साथ होना चाहिए था। मतलब या तो उन्हें हमारे साथ जाने के लिए आना चाहिए था या फिर उन दोनों को उनके साथ ही जाना चाहिए था। शुभम का सवाल सुनकर बुलबुल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने खाली आंखों से शुभम को देखा। अगर शिवी के पापा होते तो वो अपने नाना नानी के घर अपनी मम्मी के साथ क्यों रहती? उनके साथ न जाती शॉपिंग पर? शुभम ने सुना तो सब सच में आ गया। उसने झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाया। पापा नहीं हैं मतलब? बुलबुल को शुभम के हाव भाव समझ में नहीं आए। वो उसके चेहरे का जायजा लेने लगी। आप उनके बारे में ये सब सुनकर इतने हैरान क्यों हो भैया? हमने कुछ पूछा है तुमसे? बुलबुल, जवाब दो हमें। शिवी के पापा नहीं हैं से क्या मतलब? शुभम ने उसकी बात पर बिना ध्यान दिए ही अपनी बात दोहराई। बुलबुल ने गहरी सांस ली। उफ, डिम्पल दी की शादी के कुछ समय बाद ही उनका डिवोर्स हो गया क्या? शुभम हैरान तो पहले से ही था। बुलबुल की बात सुनकर परेशान भी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस बुलबुल को एकटक देखे जा रहा था। बुलबुल ने कहना जारी रखा, हाँ भैया, उनके पति ने उन पर एलिगेशन लगाया। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। शिवी का जन्म भी उसके नाना नानी के घर पर ही हुआ। डिम्पल दी ने ये बात तो खुद मानी है कि वो शादी से पहले किसी से प्यार में थी, मगर वो उन्हें मझधार में छोड़कर चला गया। उनके पापा को दी के प्यार के बारे में कोई भनक नहीं थी, तो उन्होंने उनकी शादी कहीं और कर दी। फिर डिम्पल दी ने भी शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, मगर मुझे ये नहीं पता कि शिवी उनके पापा की निशानी है या शादी की। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं आगे कुछ पूछ न सकी। उन्होंने जितना बताया सुन लिया। इतना बोलकर बुलबुल चुप हो गई। शुभम अनिमेष बुलबुल को देखता रहा। उसकी बात सुन रहा था। इसका मतलब शिवी हमारी बेटी है। वो धीरे से बुदबुदाया, पर बुलबुल ने सुन लिया था। भैया, अभी अभी आप क्या बोले? आप? बुलबुल ने जो सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आवाज़ जब बुलबुल के कानों में पड़ी तो वो दोबारा बोला, हाँ बुलबुल, तुमने सही सुना, शिवी हमारी बेटी है। शुभम के होठों पर मुस्कान और आंखों में पानी था जिसे उसने झलकने न दिया। शिवी आपकी बेटी है मतलब? बुलबुल अब परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभम को क्या बोले क्या ना बोले। शुभम उसके दाएं हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, वो इंसान हम ही हैं बुलबुल, जिसके बारे में डिम्पल ने तुम्हें बताया। और ये भी सच है कि शिवी डिम्पल और हमारे प्यार की ही निशानी है। हैरानी से बुलबुल का मुंह खुल गया। मतलब आप हमेशा जिस लड़की की बात करते थे वो डिम्पल दी हैं? शुभम ने हाँ में सिर हिलाया तो बुलबुल ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये आपने क्या किया भैया? पता भी है आपको आपकी वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। वो छोटी सी बच्ची, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि उसके पापा कौन हैं, है भी या नहीं। बुलबुल की आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर कुछ रुक कर वो बोली, अब हमें समझ आ रहा है कि अभी दी शिवी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती, ताकि सभी बच्चों के साथ उसके माँ पापा को देखकर उसके मन में कोई ऐसा प्रश्न ना आए कि उसके पापा कहाँ हैं या उसके मम्मी पापा साथ क्यों नहीं हैं। आपने बहुत गलत किया भैया, बहुत गलत किया उन दोनों के साथ और खुद के साथ भी। बुलबुल, सुन बुलबुल, हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। डिम्पल ने कभी कुछ बताया नहीं। पहले अपनी शादी से कुछ दिन पहले उसने हमें कॉल किया था, कहती थी कोई ज़रूरी बात करनी है, मगर जब मिलने आई तो बस यही बोली कि मैं उसे अपने साथ ले चलूं, क्योंकि उसके पापा उसकी शादी कर देना चाहते हैं। मैंने उसे ये कहते हुए मना किया कि ऐसे चोरी से तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर अपने सेटल होने तक का समय मांग कर वो भी नहीं मानी। फिर बिना कुछ कहे और वहाँ से
चली गई। न उसने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है। हमें लगा गुस्सा हो गई होगी वो, इसलिए हमने भी नहीं रोका कि चलो जब गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आएगी, हमसे बात करेगी। पर वो वापस नहीं आई। शुभम ने बुलबुल को गुस्सा करते देख अपना पक्ष रखा। तो फिर आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो भैया की सिर्फ आपकी ही बेटी है? आपको तो दी ने कभी कुछ बताया नहीं। बुलबुल ने शुभम के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हम जानते हैं बुलबुल, और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं बुलबुल किसी भी हमारी बेटी है, और हमें हमारी बेटी चाहिए। हमें डिम्पल हमारी ज़िंदगी में वापस चाहिए। हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और अपने दामन पर दाग लेकर क्यों रह रही है, क्यों नहीं आ गई हमारे पास। शुभम ने बेझिझक पूरे विश्वास से बुलबुल के सामने अपनी बात रखी। बुलबुल को भी उसकी बातें सच लगी। उसके अविश्वास का कोई कारण नहीं था। बुलबुल बस अब हम अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहते। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस काम में हमारी मदद करोगी? प्लीज़ मना मत करना। हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है सिवाय तुम्हारे। शुभम ने बुलबुल के सामने मिन्नत की और देखते ही देखते गाड़ी ठाकुर मेंशन की ओर मोड़ दी। भैया अब आपने ये गाड़ी वापस क्यों मोड़ दी? बुलबुल ने शुभम से सवाल किया तो बेचैनी से बोला, हम उन दोनों को लेकर आना चाहते हैं, इसलिए वापस उनके घर जा रहे हैं। बुलबुल ने देखा कि शुभम होश में भी अपने होश गंवा बैठा है। उसने तुरंत आगे होकर गाड़ी के ब्रेक पर अपना पैर रख दिया। भैया ये आप क्या कर रहे हो? होश में आइए, ये वक्त नहीं है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का। अगर अभी आप वहाँ गए तो बात और बिगड़ सकती है। आपको डिम्पल दी और उनके परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। सब खराब हो जाएगा भैया, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हम तसल्ली से सोचकर बात करेंगे उनसे। ओके, अभी चलिए प्लीज़। बुलबुल ने शुभम के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। नहीं बुलबुल, अब हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। शुभम ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की तो बुलबुल ने गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर खड़ी हो गई। ठीक है, आपको जहाँ जाना है ना जाइए आप, हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अकेले जाइए आप, क्योंकि हम आपके साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर देखते हैं कौन आपकी मदद करता है वहाँ, हम भी देखते हैं आप अकेले क्या उखाड़ कर आते हैं वहाँ जाकर। बुलबुल को गुस्सा करते देख शुभम ने खुद को संभाला, गाड़ी से उतर कर बोला, ठीक है तुम कह रही हो तो मान लेते हैं हम तुम्हारी बात। हम आराम से विचार करते हैं, मगर तुम हमारे साथ ही रहना। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं फिर से कुछ गलत हो गया तो हम फिर से उन दोनों को खो देंगे। बुलबुल वापस गाड़ी में बैठ गई तो उसने घर की तरफ रुख किया। बुलबुल ने शुभम को हौसला देते हुए कहा, शुभम भैया, भैया आप परेशान मत होइए, हम साथ हैं आपके। भरोसा रखिए और वादा कीजिए कि आप डिम्पल दी को हर हाल में मना लेंगे और उन्हें शिवी के साथ जल्दी ही हमारे पास ले आएंगे। अपने पास अपने घर। शुभम ने बुलबुल के सिर पर हाथ रखकर वादा किया, अब तो हम वैसे भी अकेले नहीं रहना चाहते। घर आकर ना तो बुलबुल को चैन से रहा था ना शुभम को। बुलबुल परेशान सी करवट बदल रही थी। ये कहाँ फंस गए हम? हमारी लाइफ में क्या कम परेशानी थी जो अब इनकी उलझनें भी हमारे लग गई हैं। अभी तो हम अपनी उलझनों से ही बाहर नहीं निकल पाए, फिर इनकी कैसे सुलझा देंगे? भैया की परेशानी ने और मगज खराब कर दिया। हमें भी वही घर मिला और इनको भी। उस डाकू सिंह को पता चला तो जान ही ले लेगा हमारी भी और उनकी भी। हमारी खुद की स्टोरी का विलेन तो खुद हमारा ही हीरो है। कहीं विलेन की भाई की तरह शुभम भैया के प्यार की नाव भी डुबो न दे ये आदमी। हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा कि उन दोनों को मिलाने के लिए आखिर क्या करें, किसकी मदद लें। तनी की नहीं बोल सकते, पर बिना बोले गुजारा भी तो नहीं है। हम उसी से कहेंगे कुछ सोचने के लिए, कल ही कहेंगे। वही शुभम अपने बीते कल को याद कर कभी खुश होता तो कभी अचानक उसकी आंखों में आंसू भर जाते।
कभी वो करवटें बदलता तो कभी बिस्तर से उठ खड़ा होता और कमरे में ही चहलकदमी करने लगता। कभी अपने बालों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता तो कभी तकिए को दोनों बाजुओं में कसकर लेट जाता। तुम्हें हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा डिम्पल। क्यों तुमने हमसे छुपाया? क्यों तुमने इतने बरसों तक खुद से और शिवी से हमें दूर रखा? क्यों हमारे सामने आने पर भी हमें अनदेखा किया? क्यों नहीं हमें सब बताया तुमने? आखिर क्यों? अगर पहले हमें बताती तो क्या हम तुम्हें ऐसे ही जाने देते? नहीं, हम जैसे थे चाहे खाली हाथ ही सही पर तुम्हें जरूर अपनाते। लेकिन एक बार बोलती तो सही हमें कि तुम हमारी जान के साथ जुड़ गई हो। हम तो सारी दुनिया की तो हम मरते ले लेते अपने सर पर। तुमने हमें समझा ही नहीं डिम्पल। खुद को भी तकलीफ पहुंचाई और हमें भी। शुभम का मन बहुत भारी हो चुका था तो उसने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और घुटी हुई आवाज के साथ रो दिया। तुम बिन न जी पाए हैं हम, न जी पाएंगे। सच कहते हैं तुम्हारी कसम, न मिली तुम तो खुद को फना कर तुम्हें आज़ाद कर जाएंगे। फिर तकनी रहना रास्ता हमारा पर लौट के हम ना फिर आएंगे। ठाकुर मेंशन में भी 3 प्राणियों की नींद उड़ी हुई थी। एक तो खुद डिम्पल, दूसरी उसकी माँ और तीसरे हमारे क्यूट एंड हैंडसम परकड़ू थानेदार साहब की। रुद्राज को डिम्पल के साथ शुभम को सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर किस से अपने दिल की बात करे, किस पर उतारे अपना गुस्सा? बुलबुल पर, जिसकी वजह से शुभम ठाकुर मेंशन तक आ पहुंचा था। अपने घर वालों पर जिन्होंने उसे आने दिया। जब उसे कुछ मिला नहीं मिला तो वो अपने रूम में ही बेड का सहारा लेकर बुश अप्स करने लगा। जुर्रत कैसे हुई उसकी यहाँ आने की? दोबारा मुझे यहाँ दिखाई दिया तो निपटा ही दूंगा इसे। एक ये लड़की बुलबुल आधी पागल नहीं पूरी ही पागल है, जो किसी के साथ भी कहीं भी मुंह उठाकर निकल पड़ती है, किसी को कभी कहीं भी ले जाती है। इसे भी समझाना पड़ेगा अच्छे से, पर क्या समझाऊं उसे? उसे तो किसी बात का इल्म नहीं। अगर बता भी दिया तो कहेगी लो इसमें गलत ही क्या है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। आपको इस तरह 2 लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। सोचता हुआ रुद्राज पेट के बल ही लेट गया। क्यों वापस भेजा आपने उसे? भगवान, मेरी आधी जिंदगी तो खराब हो चुकी, अब जो बची कुची है उसे भी तबाह कर देना चाहते हैं क्या आप? उसे जरा सी भी भनक लगी तो वो चुप नहीं बैठेगा, और मैं नहीं चाहती कि उसे कभी शिवी के सब पता चले। नहीं चाहती कि शिवी को पता चले कि उसका बाप कौन है। अभी तक अकेली ही पालती आई हूँ तो आगे भी अकेले ही पाल लूँगी, और क्या पता वो मुझसे मेरी शिवी को ही दूर कर दे तो मैं क्या करूँगी? शिवी को सुलाते हुए डिम्पल सोच में गुम थी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह उठते ही रुद्राज पूजा करती हुई अपनी माँ के पास गया। उसे देख लगता रहा कि वो सारी रात सोया नहीं है। अनुराधा जी घर में बने शिव जी के छोटे से मंदिर के सामने आंखें बंद कर हाथ जोड़े खड़ी हुई थी और बोलती हैं, अभी नहीं रुदी, बाद में। आज हमें बहुत काम है। नाश्ता बनाना है, घर की साफ सफाई करवानी है, फिर शिवी के जन्मदिन की तैयारी करनी है, कुछ खास लोगों को बुलाना भी है। तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? मम्मी, मुझे याद है। मैं आज शाम को जल्दी घर भी आ जाऊंगा, पर पहले मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बाकी सारे काम उसके बाद कीजिए आप। रुद्राज ने अपनी माँ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तुम अभी तक शिवी से नहीं मिले हो, जाओ पहले मिलाओ अपनी लाडली से, फिर बाकी बातें। ठीक है, पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे पास। अनुराधा जी बिना रुद्राज की बात सुने उसे वहीं खड़ा छोड़कर चली गई। हम जानते हैं तुम क्या बात करना चाहते हो रुदी, पर हम खुद अभी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी और को क्या बताएं। बेहतर होगा जल्द ही सब सामने आ जाए तुम्हारे, और तुम खुद ही समझ जाओ। रुद्राज अपने मन में उड़ते सवालों को अपने सीने में दबाकर उल्टे पैर वापस लौट गया। बुलबुल आज कॉलेज न जाकर तरुणी के साथ ठाकुर मेंशन पहुंच गई थी। वो रुद्राज को देखने की इच्छा से उनके घर जल्दी पहुंच गई, पर अफसोस रुद्राज तब तक पीएस जा चुका था।
हमें न जाने क्यों कभी कभी खुद की किस्मत पर शक होता है कि ये हमारे साथ है या उनके। देखो तो हम उन्हें देखने के लिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे, पर यहाँ तो उनकी परछाई तक झलक नहीं आ रही। बुलबुल ने घर के चारों तरफ नजर घुमाते हुए तरुणी से कहा। तरुणी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बुलबुल को छेड़ा। हमें तो लगता है ना, उन्हें मालूम पड़ गया था कि तुम आने वाली हो, तभी तो जल्दी निकल गए। अब उन्हें देखने के लिए तुम्हें आज रात तक ही यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, हमारी बला से अब आ ही गए हैं तो रुक भी जाएंगे। खैर, जिसके लिए आए हैं पहले उससे तुम मिल लें, कहकर बुलबुल तरुणी को लेकर डिम्पल के रूम में पहुंच गई। दोनों ने एक साथ सीवी को अपनी बाहों में भरकर उसके गालों को चूम लिया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, आप हमेशा खुश रहो, जल्दी से बड़ी हो जाओ और खूब खूब तरक्की करो। सीवी ने मुस्कुराते हुए अपनी न्यू ड्रेस बुलबुल को थमा दी। हमें रेडी कर दीजिए, सीवी ने प्यारी आवाज़ में बुलबुल से कहा तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हाँ बिल्कुल, अभी आपको रेडी कर देते हैं, आइए, कहकर उसे बेड पर खड़ा किया और लगी कपड़े पहनाने। हाँ, ये सही है, मैं जो इतनी देर से बोल रही हूँ, पर नहीं, इसे तुमसे ही तैयार होना है। डिम्पल ने रूम में बिखरा सामान उठाते हुए बुलबुल से कहा। खाने का अरेंजमेंट भी हो चुका था, पर पार्टी में अभी समय था। अच्छा जी, आंटी जी, हम घर होकर आते हैं, तब तक आप अरेंजमेंट देख लीजिए। अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, हम आकर उसे ठीक कर देंगे। बुलबुल ने अनुराधा जी और डिम्पल से कहा। नहीं बुलबुल, अरेंजमेंट तुमने की है तो सब ठीक ही है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। पर अगर तुम चाहो तो घर जाने की बजाय यहीं पर रेडी हो लो, मेरे कपड़े तुम दोनों को ही फिट आ जाएंगे। डिम्पल ने बुलबुल और तरुणी को रोकना चाहा। कोई बात नहीं बुलबुल, तुम दोनों जाओ और नीलमा जी और अपनी बुआ जी को भी अपने साथ लेती आना, अनुराधा जी ने कहा। तो डिम्पल ने भी उनकी हाँ में लाई और अपने काम में लग गई। जी आंटी, मम्मी आ जाएंगी, पर बुआ की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो वो नहीं आ पाएंगी, कहकर बुलबुल जाने लगी तो अनुराधा जी ने उसे रोकते हुए कहा। बुलबुल सुनो बेटा, एक काम करना, शुभम को भी लेती आना अपने साथ। बुलबुल ने एक बार तरुणी की ओर देखा, फिर अनुराधा जी को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये शुभम भैया को काहे बुला रही हैं आंटी जी? रिश्तेदार तो नहीं लगती, तरुणी ने बुलबुल से सवाल किया। तो वो बोली, हमें क्या पता, ये तो वही जाने। तरुणी कंफ्यूज थी। छोड़ो, हमें क्या, जाने दो। हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं, जाने दो, जब आएंगे तो पता चल जाएगा तुम्हें भी, बुलबुल ने तरुणी से कहा और मन में बोली, चलो अच्छा ही है, सुमन भैया आएंगे तो उन्हें भी दी से बात करने का मौका भी मिल जाएगा। बुलबुल रेडी होकर शुभम को बुलाने के लिए जा रही थी कि वो खुद ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। बुलबुल, कहीं जा रही हो क्या तुम? देखो, हम तैयार हैं, पर तुम पहले आ जाओ, जहाँ जा रही हो फिर हम साथ में चलेंगे। सीवी के पास शुभम को बुलबुल और तरुणी दोनों हैरानी से देख रही थी। ये लो, हम तो सोच रहे थे कि कल के बाद भैया उदास होंगे, उन्हें वहाँ ले जाने के लिए मनाना पड़ेगा हमें, पर इन्हें देखो, ऐसे जल्दी से आए हैं जैसे वहाँ सब इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें क्या पता जिसके लिए जा रहे हैं, उसने तो पूछा तक नहीं इनके बारे में। भैया जी, खूब मशक्कत करवाने वाली है डिम्पल दी आपसे और आप हमसे। बुलबुल शुभम को देख सोच रही थी, भैया ये आपको ही बुलाने जा रही थी। दरअसल आंटी जी ने कहलवाया था हमसे कि आपको भी साथ लेते आए हम, पर आप तो हमसे भी जल्दी में हो बुलाने से पहले ही चले आए। तरुणी ने शुभम से कहा तो वो बस मुस्कुरा दिया। अरे बेटा, आ गए तुम, चलो हम सब भी तैयार हैं, चलो लड़कियों जल्दी से बैठो गाड़ी में, बुलबुल की मम्मी ने कहा तो सब जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर में सब लोग ठाकुर मेंशन के बाहर थे। शुभम को घबराहट हो रही थी, जिस काम के लिए आया हूँ जाने वो सही से होगा भी या नहीं, भगवान ही मालिक। बुलबुल का भी कुछ यही हाल था। वो शुभम का चेहरा देखते हुए आंखों ही आंखों में उसे बोली, प्लीज भैया कंट्रोल रखना खुद को, कहीं भावनाओं में बह गए तो।
सबके सामने आपकी और हमारी इज्जत उतर जाएगी। शुभम ने उसे आंखों ही आंखों में अपनी तरफ से सब सही करने का आश्वासन दिया। अनुराधा जी ने आगे बढ़कर बुलबुल की मम्मी और बाकी सबका स्वागत किया। घर में मध्यम आवाज में स्पीकर चल रहे थे। डिम्पल ऑफ वाइट साड़ी पहने सीवी के साथ एक बड़ी गोल टेबल के पास खड़ी थी। उसने शुभम को देखते ही अनदेखा कर दिया, पर शुभम उसकी तरफ बढ़ गया। कैसी हो तुम? उसने डिम्पल से कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने आगे बढ़कर सीवी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। डिम्पल को शुभम का सीवी को यूं प्यार करना अखर रहा था। सीवी को प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है शुभम। ये सोचते हुए उसने सीवी को शुभम की गोद से उतारकर खुद की गोद में ले लिया और अपनी माँ के पास चली गई। बुलबुल जल्दी से शुभम के पास आई और बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखते हुए बोली, भैया क्या कर रहे हैं आप? ये ना हो कि सबकी नज़रों में आ जाओ, इसलिए ज़रा संभल कर पहले दी से बात कर लो, फिर सीवी से जी भर कर प्यार कर लेना। सभी हॉल में थे, पर रुद्राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो बुलबुल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। एक कमरे के हिलते हुए पर्दे के बीच में से एसपी साहब अपने कुर्ते के बटन बंद करते दिखाई दिए। बुलबुल के चेहरे पर मानो 1000 वाट की लाइट जल गई हो। उसकी मुस्कान भी गहरी होती चली गई। सोच रहे हैं आज आपको भी अपने दिल के हाल से रूबरू करवा ही दें। रुद्राज रूम से बाहर आने लगा तो बुलबुल ने अपना चेहरा तरुणी की तरफ घुमा लिया। अब क्यों हमारी तरफ देखने लगी? अभी भी वहीं घूरो ना जहां अभी तक घूर रही थी। तरुणी कब से ही बुलबुल को रुद्राज को देखते हुए देख रही थी, तो उसने उसकी खिंचाई की। रुद्राज भी बुलबुल को देख चुका था। हाँ, आ गई मेरे दिल का सुकून छीन लेने वाली। रुद्राज आगे बढ़ा तो उसकी नज़र शुभम पर गई। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, पीछे से अनुराधा जी ने उसे टोका, रुधि कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो जरा, कुछ काम है तुमसे। रुद्राज ने अपनी मम्मी को सवालिया नज़रों से देखा, पर वो उसे अपने साथ छत की ओर ले गई। छत पर बने एक कमरे में ले जाकर उससे बोली, रुधि उसे मैंने ही बुलाया है, वो मेहमान है हमारा, इसलिए थोड़ा काबू करो अपने गुस्से को। कुछ नहीं करोगे तुम उसे? रुद्राज ने अपनी माँ की बात बीच में ही काटी। मम्मी आप जानती हैं ना, ये वही आदमी है, फिर क्यों बुलाया उसे आपने? रुद्राज ने अपनी मम्मी से सवाल किया। क्योंकि वो लड़का गलत नहीं है, इसलिए मुझे उसे बुलाना ही सही लगा। अनुराधा जी ने कहा तो रुद्राज को गुस्सा आ गया। सही है, पर मम्मी बुलाना ही था तो किसी गैर को बुला लेती। उस धोखेबाज को बुलाकर कम से कम अपनी बेटी की रुसवाई तो नहीं करनी चाहिए थी। रुधि तमीज से बात करो। अनुराधा जी ने रुद्राज की बाँह कस कर पकड़ी। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन सारी उम्र यूं ही अपने माँ बाप के घर बैठी रहे, सीवी को बाप का प्यार न मिले? क्या यही चाहते हो तुम? अनुराधा जी आवेश में भरकर रुद्राज से कहा। अपनी माँ की बात सुन रुद्राज सन्न रह गया। आपको लगता है कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ? क्या मैं नहीं चाहता कि सीवी को बाप का प्यार मिले, या मैं ये नहीं चाहता कि डिम्पल को पति का प्यार मिले? इंसान भी तो सही हो, उसके लिए रुद्राज ने अपनी माँ के मुंह से फेर लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ रुधि, मुझे बस चिंता है उन दोनों की। अगर शुभम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है तो क्या बुराई है उसमें? मैंने देखा है उसकी आंखों में डिम्पल और सीवी के लिए प्यार। अनुराधा जी ने रुद्राज का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, फिर भी आपको जो सही लगता है वही कीजिए। मगर यदि डिम्पल या सीवी को इससे कोई परेशानी हुई तो आपसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। फिर समझ लीजिए आपका ये बेटा क्या करेगा उसके साथ। रुद्राज गुस्से से बाहर निकला तो अनुराधा जी भी उसके पीछे भागी हैं। है भगवान, इस लड़के के गुस्से का मैं क्या करूं? रुधि रुक, मेरी बात तो सुन। बुलबुल और तरुणी बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कमरे से निकलते ही वो दोनों छुप गई, फिर जाते ही बाहर आ गई। हे भगवान, इन्हें तो सब कुछ पता है। गई भैंस पानी में, अब क्या होगा? रुद्राज के जाते ही बुलबुल सोच में पड़ गई।
ये दोनों क्या बात कर रहे थे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। पर शुभम भैया ने कनेक्टेड कुछ तो है। तरुणी ने अपना छोटा सा दिमाग चलाया और बुलबुल से सवाल किया तो उसने लंबी सांस लेते हुए उसे सारी बात सच सच बता दी। ओ तेरी, तो ये सीन है भैया का। लो बताओ तो। फिर तो सो एसपी सर अपनी जगह सही ही हैं। आखिर एक भाई को अपनी बहन की चिंता करने का हक है। वैसे भी अभी तक पूरी बात कहाँ पता है? तरुणी ने कहा तो बुलबुल बोली, यही तो हम भी सोच रहे हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? इन्हें पूरी बात का पता कैसे चले? हम बीच में पड़े तो कहीं हमारा ही पत्ता साफ ना हो जाए। मगर हम पीछे भी तो नहीं हट सकते। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं माहौल की रंगत। कहकर तरुणी को अपने साथ वापस नीचे ले आई और सबके बीच खड़ी हो गई। धीरे धीरे काफ़ी मेहमान इकट्ठे हो चुके थे। इंस्पेक्टर विक्रम और पवन भी रुद्राज की तरफ से आए हुए थे। कुछ पड़ोस के बच्चे भी आए हुए थे जो शिवी को घेरे खड़े थे। शिवी ने केक कट किया तो सभी जोर जोर से गाने लगे, बार बार दिन ही आए, बार बार दिन ही आए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बच्चों ने शिवी को अपने तरफ से लाया हुआ तोहफा दिया। सभी बड़ों ने भी उसे कुछ न कुछ दिया। पर शुभम का तोहफा सबसे खास था। शिवी के लिए एक पायल का जोड़ा जो दिखने में कुछ पुराना पर सुंदर था। शिवी उसे पाकर बहुत खुश थी। डिम्पल ने देखा तो सोचने लगी, ये तो वही पायल है जो शुभम ने कभी मुझे लाकर दी थी और मैंने उसे वापस करते हुए कहा था कि मेरे पैरों के लिए बहुत छोटी है, बदलवा कर ला दो। तो उसने मुझे कहा था कि ये पायल मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए लाया हूँ जो हमारी शादी के बाद आएगी। हमारी बेटी के लिए लाया हूँ। उसके आने तक मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूँगा। पर ये इसने शिवी को क्यों दी? कहीं इसे कुछ पता? सोचते हुए डिम्पल के माथे पर पसीना आ गया। देर रात तक लगभग सभी लोग जा चुके थे। बस बुलबुल की फैमिली, तरुणी, विक्रम और पवन और शुभम बचे थे। रुद्राज के पापा ने सबसे रुकने का अनुरोध किया पर सब अपने अपने काम से मजबूर घर रवाना होते चले गए। तरुणी ने विक्रम को देखता पाया तो बुलबुल के कानों में फुसफुसाई, सुनो ये आदमी हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। कितनी देर से हमें घूर रहा है। जब हम इसे देखते हैं तो झट से नजरें हटा लेता है। इससे पहले भी कहीं देखा है हमने इसे, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। इनका सीनियर गड़बड़ है तो ये भी वैसा ही होगा ना। इंस्पेक्टर हैं ये, थाने में देखा होगा तुमने इसे। चलो जब तक बड़े बूढ़े अपनी बातों में लगे हैं तब तक हम थोड़ा बाहर टहल आते हैं, बुलबुल ने तरुणी से कहा और छत की ओर चल पड़ी। पर शुभम को डिम्पल के रूम की ओर जाते देख उसके पीछे होली और सीढ़ियों के नीचे छुपकर खड़ी हो गई। शिवी को सुलाकर डिम्पल रूम से बाहर आने लगी तो सबसे बचते बचाते शुभम उसे खींचकर वापस अंदर ले गया। मुझे छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? डिम्पल ने कसमसाते हुए कहा तो शुभम ने उसे बाजुओं में पकड़ते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हम कर रहे हैं बदतमीजी। हाँ, हम बिना परमिशन के ऐसे किसी के कमरे में आना बेहयाई नहीं तो क्या है? डिम्पल ने शुभम का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, अपनी पत्नी के कमरे में आए हैं, अपनी बेटी से मिलने आए हैं तो इसमें बेहयाई कैसी? शुभम ने शिवी के पास बैठते हुए कहा। शुभम की बात पर डिम्पल को गुस्सा आ गया। उसने शुभम का कॉलर पकड़कर उसे पेट से उतारते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा ये बात बोली तो मैं किसी और की पत्नी हूँ और शिवी मेरी और सिर्फ मेरी बेटी है। शुभम ने अपने कॉलर सहित उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, झूठ, सब झूठ। हम सच जानते हैं डिम्पल। तुमने हमें उस रोज क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी जान से जुड़ चुकी हो, प्रेग्नेंट हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम एक प्रेमी को उसके प्रेम से अलग रखो? इतने सालों तक एक बेटी को उसके बाप से अलग रखो? शिवी जितनी तुम्हारी है उतनी ही हमारी भी है, समझी तुम? तो आइंदा ये मत बोलना कि वो सिर्फ तुम्हारी है। बोलूँगी, हर बार बोलूँगी, वो तुम्हारी नहीं मेरी है, समझे तुम? सिर्फ मेरी है वो। मैंने उसे जन्म दिया है, पाला है। तुमने क्या किया है? बस मुझसे नौकरी मिलने तक का समय मांगते रहे। मेरा क्या होता तब तक? जानते भी हो तुम
नहीं, तुम कैसे जान सकते हो? फिर मैं तुम्हें बताकर क्या करती? बर्बाद ही तो होना था। डिम्पल ने दांत भींजते हुए शुभम से कहा। न बताकर भी तो खुद को बर्बाद ही किया है। पहले कुछ बताती तो जैसे थे हम वैसे ही तुम्हें अपना लेते। कम से कम दामन तो बचता तुम्हारा, सीवी को हमारा प्यार तो मिलता। शुभम ने डिम्पल की आंखों में प्यार से देखा। डिम्पल ने शुभम से अपने हाथ छुड़ाए और आंखों में आंसू भरकर उससे मुंह फेर लिया। मेरे पास सीवी के अलावा कोई और नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकूं। तो इस पर अपना हक मत जताना। इसे मुझसे दूर किया तो मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं। डिम्पल की आवाज़ धीमी हो चुकी थी। वो सिसकते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। शुभम ने बैठे हुए ही उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। तो हम कब तुम्हें उससे दूर करना चाहते हैं डिम्पल? हम तो बस तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम तुम्हें और सीवी को हमेशा खुश रखेंगे। बस तुम हमें अपना लो डिम्पल, अपना लो हमें। डिम्पल ने सिसकते हुए खुद को शुभम की बाहों में ढीला छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं और कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जाती है। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आप लोगों को कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।